अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। हमने पहली वीडियो के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि ये EB-2 NIW प्रोग्राम क्या होता है और उसमें के अंदर आप कैसे अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। दैन सेकंड वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो अटॉर्नीज़ होते हैं, जो लीगल अटॉर्नीज़ हैं यूएस बेस्ड जो काम कर रहे हैं, जिसमें दो मैंने नाम बताए थे, एलिस पोर्टर और चेन वाले, वो किस तरीके से काम करते हैं और अलॉन्ग विद दैट जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो आपके पास फ्रॉड कंसल्टेंसी के नाम से बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से आपके पैसों को लूटेंगे। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आप अपनी पिटीशन जो है अपने ओन पे आप कैसे फाइल कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि मेरी जो पिटीशन थी वो किस किस स्टेप से गुजरी थी, किस किस स्टेजेस से गुजरी थी। तो उन सारे स्टेप्स को मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो टीचिंग साइड से है और मेरी जो पीएचडी की बेसिस के ऊपर मेरा केस फाइल किया गया था विद रिसर्च पब्लिकेशंस। तो ऑब्वियसली आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों को, जब आपका पीएचडी बैकग्राउंड है अलॉन्ग विथ रिसर्च पब्लिकेशंस और आप चेन अटॉर्नी के साथ या किसी भी दूसरे अटॉर्नी के साथ यूएस बेस के साथ अगर केस फाइल करना चाहते हो, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो था, जो मैंने इनके साथ इनिशिएट किया था फरवरी 2022 के अंदर। मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, उसके बाद मुझे चेन एसोसिएट्स समझ में आए, मैंने उनको फाइनल किया। तो जब मैंने उनके साथ पहली ईमेल जो की थी, तो उन लोगों ने मुझे अप्रूवल और रिफंड पॉलिसी के तहत मेरा केस जो है उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि भाई हम आपकी पिटीशन लिखेंगे। और उन्होंने जो फ़ीस मुझे बोली थी दैट वाज़ $4500 और $4500 उन्होंने मुझे 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर 10 मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर बोला था कि अब मुझे पे करना है। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई उनकी, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया। उन लोगों ने एक रिटन जो है कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेजा, उसको उन्होंने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया और इनिशियल पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन लोगों ने मुझसे ले ली। पेमेंट मैंने अपने एचबीएल के थ्रू पेमेंट की थी और वो ईज़िली हो जाती थी, उसमें कोई भी मसला नहीं होता था। देन सेकंड जो स्टेप था वो था ईसीए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाते हो किसी जो ईसीए की कंपनीज हैं, वेल नोन आपके पास डब्ल्यूईएस है, इसी तरीके से माई आई डबल ई के नाम से भी दूसरी आपके पास ईसीए की कंपनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करके वो बताते हैं कि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो यूएस के इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो बहरहाल मैंने डब्ल्यूईएस के साथ वो अपना प्रोसेस इनिशिएट किया। उसके लिए मुझे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को एचईसी से अटैच करवाने पड़े। वो मैंने अटैच करवाए। देन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सील्ड एचईसी के सील्ड एनवलप के अंदर डाल के डब्ल्यूईएस के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले डब्ल्यूईएस के पास आप उनके पोर्टल के ऊपर जाओगे, आप अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको असेस करवाने हैं, वो आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आप अपने एचईसी के सील्ड एनवलप के ऊपर लिखोगे और डीएचएल के थ्रू आप उनकी ऑफिस के पास ऑफिस को वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्पैच कर दोगे। आई थिंक इट टुक अराउंड 3 वीक्स। उनकी रिपोर्ट आ गई थी, उसमें यही था कि मेरी पीएचडी जो है वो यूएस की पीएचडी के इक्वलेंट है। हालांकि पीएचडी सिंध यूनिवर्सिटी से ही है, तो इसमें कोई भी सच मसला नहीं है। आपकी अगर क्रेडिट आवर्स आपने पूरे किए हुए हैं, तो वो मोस्टली आपकी डॉक्यूमेंट्स को, डिग्रीज को वो इवोल्यूएट करके, असेस करके आपको दे देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनकी लिस्ट के अंदर नहीं आ रही। अगर उनकी लिस्ट के अंदर नहीं है तो दैट मीन्स वो उन यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते और आपकी वो जो है इवोल्यूशन जो है, असेसमेंट जो है वो नहीं हो सकेगी। देन जैसे ही मैंने उनका डॉक्यूमेंट सीसीए के लिए भेज दिए थे, इनिशियल पेमेंट कर दी थी, तो उन लोगों ने एक वेंजू के नाम से एक पोर्टल था, केस मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे मेरा अकाउंट बना लिया था, जिसके ऊपर सारी कम्युनिकेशन या जो भी टास्क होते थे मेरी एंड से पेंडिंग या उनकी एंड से पेंडिंग होते थे, वो सारी डिटेल, सारी रिपोर्टिंग उस पोर्टल के ऊपर हो रही होती थी। देन उनकी तरफ से मुझे जो पहला टास्क दिया गया और मेरे अटॉर्नीज की तरफ से, वो ये था कि मैं अपनी रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो है, जो मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जिसके बेसिस के ऊपर मेरी पिटीशन फाइल की जाएगी, उनकी एक कंट्रीब्यूशन लिस्ट लिखूं, एक समरी लिखूं इन अ लेमेन्स वर्ड।
क्योंकि रिसर्च आपकी जो होती है वो टेक्निकल वे के अंदर डिफाइन की जाती है, लेकिन आपका जो यूएससीआईएस का ऑफिसर होगा वो आपकी फील्ड का बंदा नहीं होगा। यू नीड टू एक्सप्लेन योर रिसर्च इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, ताकि आपकी जो रिसर्च है उस सामने वाले ऑफिसर को इजीली आपकी बात जो है वो समझ में आ जाए। उसमें अच्छा खासा जाहिर सी बात है आपकी एक टेक्निकल पेपर्स हैं, लेट्स सपोज इफ समवन हैज अराउंड 20 पेपर्स और उसको टेक्निकल वर्ड्स के अंदर सारे लिखे हुए हैं, तो आपको उनको सिंप्लीफाई करने में ऑब्वियसली कुछ टाइम लगता है। देन सेकंड जो स्टेप था वो ये था, कुछ फॉर्म्स उन लोगों ने पैरेलल में हमसे फिल करवाना शुरू कर दिए थे। जैसे I-140 एक फॉर्म था, G-28 फॉर्म है। I-140 इज द मेन पिटीशन फॉर्म जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल A to Z सारी डिटेल आपकी उसमें अंदर फिल की जाती है। G-28 एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपने अटॉर्नी को अथोराइज करते हो, क्योंकि I-140 इज अ सेल्फ पिटीशन EB-2 NIW के अंदर। तो आप अपने अटॉर्नी को अथोराइज करते हो कि भाई मेरे बिहाफ पे मेरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन या करस्पॉन्डेंस होगी वो इस अटॉर्नी के थ्रू की जाएगी। दूसरा आई थिंक 750B एक फॉर्म था जिसके अंदर आपकी जो करंट जॉब है या आपका जो करंट स्टेटस है वो सारी चीज़ें उसके अंदर हमने मेंशन की थी। देन जैसे ही आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन फाइनलाइज हो गई, आप पैरेलल के साथ उसके साथ आप अपने फॉर्म्स फिल करते हो। जैसे ही आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं, देन एक डिफ़िकल्ट स्टेप जो मुझे एटलीस्ट फील हुआ वो था रिकमेंडेशन लेटर्स लेना। मेरे केस के अंदर मेरे अटॉर्नीज ने जो रिकमेंड किया था वो टोटल 4 लेटर्स उन्होंने कहे थे। उनमें से 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट लेटर्स वो होते हैं जो आपके फील्ड के वो बंदे आपको इश्यू करके देंगे, आपके फेवर के अंदर लिखेंगे, जो आपको डायरेक्टली नहीं जानते। मतलब डायरेक्टली जानने का मतलब ये है कि ना ही वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, ना ही वो आपके कभी मतलब बैचमेट रहे हों या आपके साथ कभी उन्होंने रिसर्च के अंदर काम किया हुआ हो या आपका पीएचडी का सुपरवाइजर हो, तो वो आपके जो है इंडिपेंडेंट रिकमेंडर नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री के डिफरेंट बंदों से ऑब्वियसली कांटेक्ट करना पड़ता है। आपको मतलब वो बंदे हो सकते हैं, लेट्स सपोज अगर मेरा एक रिसर्च पेपर था जिसने मेरे काम को अगर किसी बंदे ने साइट किया हुआ है तो ही कैन बी माय इंडिपेंडेंट रिकमेंडर। मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर वो एग्री करता है तो वो मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे सकता है। और मेरे केस के अंदर 3 इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट था वो पीएचडी सुपरवाइजर हो सकता है, वो मैंने अपने पीएचडी सुपरवाइजर से समझे वो लेटर लिया था। बाकी इंडिपेंडेंट रिकमेंडर्स को सर्च आउट करने में, ढूंढने में अच्छा खासा टाइम लगता है। इट टुक अराउंड 3 to 4 मंथ्स। आप लोगों को ईमेल करते हो, आप अपने रेफरेंसेस ढूंढते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, फाइनली फाइनली। और अच्छा, उसमें इन लोगों की तरफ से जो मेरे अटॉर्नीज थे उनका यही था कि वो रिकमेंडर जो भी होंगे वो तीनों के तीनों यूएस से होने चाहिए। तो बहरहाल उसमें टाइम ऑब्वियसली लगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आई थिंक अगर मैं उनको कहता कि मुझे यूएस से नहीं मिल रहा है तो वो फिर इंडिपेंडेंट किसी भी दूसरे कंट्री के मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे कुछ टाइम के अंदर इंडिपेंडेंट रिकमेंडर लेटर्स भी मिल गए थे, जिनको मैंने अपने पेपर्स भेजे, उन्होंने उन पेपर्स को रिव्यू किया। आखिर में उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर 3 इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट जो मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर की तरफ से था, उनकी फिर मेरे अटॉर्नीज ने लेटर्स को ड्राफ्ट किया। और जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो आपके रिसर्च पेपर्स जो आपने समरी बना के दी हुई है उसी मटेरियल को यूज करते हुए कि भाई इस बंदे का जो काम है वो यूएस की इकोनॉमी के लिए कैसे फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहेगी। तो बहरहाल रिकमेंडेशन लेटर्स जैसे ही फाइनलाइज हो गए। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपके जो रिकमेंडर्स होंगे उनकी सीवी भी आपकी पिटीशन के साथ अटैच होती है, ताकि जो आपको रिकमेंड कर रहा है और आपकी जो फील्ड है वो उससे सिर्फ यूएससीआईएस का ऑफिसर कल को ये क्वेरी कर सकता है कि लेट सपोज आपकी फील्ड ए है और जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया हुआ है वो फील्ड बी का बंदा है, तो उस केस के अंदर उसको डाउट हो सकता है और वो आपको आरएफई इशू कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने रिकमेंडर लेटर्स जो आपके रिकमेंडर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लेटर साइन करने के साथ साथ आप मुझे अपनी सीवी भी दे दें।
वो आपकी फील्ड का होगा। आपकी सीवी भी उस ऑफिसर के पास मौजूद होगी, रिकमेंडर की सीवी भी मौजूद होगी, जो उसने मतलब रिकमेंडर लेटर लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन लेटर लिखा हुआ है, वो भी वहाँ पे मौजूद होगा। तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू वहाँ पे नहीं होता। अच्छा, अब आपके रिकमेंडेशन लेटर्स भी रेडी हो गए। अब आप उनके पोर्टल के अंदर ये सारा काम जो भी है, रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए या सीवीज हो गई, ये चीज़ें सारी आपकी कम्युनिकेशन उसके चैन वालों के पोर्टल के ऊपर हमारी होती रही। देन आप अपने सारे रिसर्च पेपर जो आपकी पब्लिकेशंस हैं वो सारी कॉपीज वहाँ पे अपलोड करोगे। अलॉन्ग विद दैट आपके जो जर्नल के अंदर अगर आपने कोई पेपर वगैरह रिव्यू किए हुए हैं तो वो लेटर्स आप वहाँ पे अटैच करोगे, अपलोड करोगे। उसके अलावा अगर कोई ऐसी आपके पास सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है तो वो भी आप वहाँ पे सिंपली रखोगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है I-140 के लिए, वो आप अपना पासपोर्ट देते हो और अपनी डिग्रीज देते हो, अपनी ईसीए की रिपोर्ट लगाते हो, रिसर्च पेपर लगाते हो, रिकमेंडेशन लेटर्स आपके लगते हैं, फॉर्म्स आप फिल करते हो, आपके जर्नल के जो पीयर रिव्यूज़ हैं या इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड करोगे। अब ये सारा मटेरियल जब उनके पास पहुँच जाता है अटॉर्नी के पास, तो वो इन द एंड आपकी पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं। अब वो सारे मटेरियल को, जो डेटा आप उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो, जो रिकमेंडर्स ने आपके लिए जो कमेंट्स दिए हुए हैं या जो लेटर्स उन लोगों ने इशू किए हुए हैं, तो वो सारी उस चीज़ को समराइज करके एक कॉन्क्रीट आपकी पिटीशन बनाते हैं। सारा जो फोकस होता है इस कंप्लीट पिटीशन के अंदर वो यही होता है कि आपकी किस तरीके से लिए यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप बेनिफिशियल रहोगे। अगर आपकी ये चीज़ें अकम्प्लिश हो जाती हैं और उस ऑफिसर को बात समझ में आ जाती है कि ये बंदा यूएस के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो आपको फिर अप्रूवल इशू कर देता है। तो उसके अंदर जो पिटीशन होती है, वो अटॉर्नीज को ऑब्वियसली आइडिया होता है वो किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं। मोस्टली यही चीज़ें होती हैं कि आपकी जो फील्ड है उसके जो आपके पास सब्सटेंशियल मेरिट है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी आपकी फील्ड की है। सेकंड थिंग जो जस्टिफाई करते हैं कि जो आपका प्रपोज्ड हैंडओवर है कि आप यूएस के अंदर जो काम करोगे वो भी यूएस के नेशनल के इंटरेस्ट के अंदर है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पिटीशन के अंदर, जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। अगर आपकी पिटीशन अप्रूव हो जाती है, लेट सपोज ये पिटीशन मेरी मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दैट वाज इन फरवरी 2022। मेरी पिटीशन जो सबमिट हुई थी वो अगस्त 2022 के अंदर सबमिट हुई थी। जो अप्रूवल आया था वो दिसंबर 2022 के अंदर अप्रूवल आ गया था। तो उसके नेक्स्ट स्टेप को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ जो लोगों के कॉमन क्वेरीज होती हैं कि भाई इज इट टू सेफ कि आप अटॉर्नी को ऐसे पैसे दे देते हो। बिल्कुल भाई, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपने ये चेक करना है कि उन अटॉर्नीज के पास पहले से अप्रूवल मौजूद है और जो अप्रूवल वो आपको दिखा रहे हैं उन अप्रूवल के ऊपर उन अटॉर्नीज का नाम भी मेंशन है या नहीं है। सेकंड थिंग, वो अटॉर्नीज जो हैं वो यूएस के इमिग्रेशन अटॉर्नीज की लिस्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर दैट मीन्स वहाँ पे कोई मसला है, वो आपके सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर सकेंगे और वो आपके केस को इवन वो परस्यू ही नहीं कर पाएंगे। बाकी अ, या तो आप खुद ही से कर सकते हैं, तो खुद के अगली अगर आप कर रहे हैं पिटीशन को फाइल, तो मैंने स्टेप्स अच्छे खासे होपफुली बता दिए हैं। उसके अलावा आपको कुछ डू इट योरसेल्फ किट्स भी आपको मिल सकती हैं इंटरनेट के ऊपर। आपको कुछ फ्री में मिलेंगी, कुछ पेड मिलेंगी, वो आप ले सकते हो। बाकी यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, लोग आपसे जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे। ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली टोटल आपका काम है। जो अटॉर्नी ने चीज़ें आपके लिए ड्राफ्ट की हुई हैं वो आपकी और अटॉर्नी के बीच में उनकी प्रॉपर्टी, आप उस चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकते। तो अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई विल शेयर एनी डॉक्यूमेंट, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी यहाँ जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो मैं आपको रिव्यू करना या इन चीज़ों के अंदर स्टेप्स के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।